अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सलामती और बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लो बच्चों, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस, लेक्चर नंबर 12 रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में क्या होता है कि किडनी डेड हो जाती है बेटा। खासकर जब ग्लोमेरुलस डैमेज होगा नेफ्रॉन्स का, तो किडनी किसी काम की नहीं रहेगी। किडनी किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि कितनी किडनी डैमेज हुई है। चंद नेफ्रॉन्स हुई हैं, ज्यादा सारी हुई हैं, या टोटल तमाम नेफ्रॉन्स जो हैं वो तमाम की तमाम डैमेज हो गई हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि टोटल रीनल फेलियर हुआ है या थोड़ी सी किडनी डैमेज हुई है, दोनों डैमेज हुई हैं या कोई एक डैमेज हुई है। तो इट डिपेंड्स। लो जी, पॉइंट 1, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल को अंडरलाइन करके लिखें। पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीजेस। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो पुत्र, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल मतलब अगर हम देखें तो किडनी जरूरी नहीं है कि किडनी ही की कोई बीमारी हो। डिफरेंट बीमारियां पुत्र किडनी डैमेज करने का सबब बनती हैं। इसके अलावा कोई केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग को खुराक ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा ड्रग हमारे अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल जी, वो आपने सुना होगा जी, वो हकीमा दियां दवाइयां नहीं खाई दियां जी भाजी, वो गुर्दे तबाह कर देंदियां। तो पुत्र, केमिकल नेचर भी हो सकती है, में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं बेटा। या डिजीजेस या फिर कोई केमिकल जो नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करके रख दे। पर्टिकुलरली नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो तब आप कहोगे कि रीनल फेलियर हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? रीनल फेलियर हो गया। डन। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। और इस तरह क्या होगा बेटा कि प्लाज्मा लेवल मतलब ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो निकालती थी इन्हें किडनी, वो काम ही नहीं कर रही, वो तबाह हो चुकी है। दिस राइज इन यूरिया कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस। और इस तरह जब यूरिया बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो यूरिया को हम बाहर इसलिए निकाल रहे थे ना कि अगर ये बॉडी में रहा तो कॉम्प्लिकेशंस करेगा, टॉक्सिसिटी फैलाएगा। तो जनाब, द राइज इन यूरिया कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और साथ ही एनीमिया भी हो जाएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये यूरिया के आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। अब बच्चों, मरीज बेचारा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि देखें हम आपको दवाइयों से ठीक कर लेंगे या आपकी किडनी रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आपका इलाज करते हैं, लेकिन तब तक आप कुछ अरसे के लिए डायलिसिस करा लें। क्या करा लें? डायलिसिस। अब बेटा, अगर किडनी का डैमेज बहुत ज्यादा हो गया हो और अगर एक किडनी बिल्कुल तबाह हो गई हो, तो चलो उस बंदे का काम दूसरी किडनी कर रही है, लेकिन याद रखें कि यूरिया का लेवल ब्लड में तभी बढ़ावा आएगा जब दोनों किडनीज बुरी तरह फेल हो रही होंगी, और बड़ा लंबे अरसे तक फेल है, यानी उन पर अब दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। तो फिर बेटा डायलिसिस उसकी जरूरत बन जाएगी, उस मरीज की जरूरत बन जाएगी कि उसको रोजाना की बेस पर यानी कुछ इसकी एक इसकी किस्म है जो तकरीबन डेली की जाती है, और एक इसकी किस्म है जो 3 to 4 डेज के गैप से की जाती है।
तो डायलिसिस है क्या? तो डायलिसिस ये है कि जनाब जो यूरिया नहीं आपके ब्लड में बढ़ गया, किडनी के फेलियर की वजह से जो यूरिया बढ़ गया है, खुदारा आप इस यूरिया को तो निकलवाएं ना, पहले आप अपने ब्लड की सफाई तो करवाएं। तो बस फिर आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए, यानी इंसानी मशीन्स के जरिए या इंसानी मेथड्स के जरिए ब्लड की सफाई करने को, डायलिसिस कहते हैं। सो व्हाट इज डायलिसिस? इट इज द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। तो बेटा इन क्रॉनिक से मुराद बड़े लंबे अरसे तक, और मरीज बेचारा फाइट कर करके थक गया है, डॉक्टर बेचारा इलाज कर करके थक गया, लेकिन किडनीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसकी किडनीज फेल टू फंक्शन होती जा रही हैं। वो उनका रीनल फेलियर क्रॉनिक हो चुका है, मतलब बहुत देर से हो चुका है। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो किडनी का फंक्शन जो है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है, और वो शख्स बिल्कुल इस चीज से आ रही है कि वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दे। तो तब क्या हम लोग करेंगे? हम करेंगे टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, खासकर यूरिया, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। तो उस पेशेंट के ब्लड का डायलिसिस करके हम उसके ब्लड को क्लीन करेंगे, डायलिसिस करता क्या है भाई? तो आप समझ लो कि ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि डायलिसिस क्लीन्स द ब्लड ईदर बाय पासिंग थ्रू, या तो हम उस पेशेंट के ब्लड को पूरी तरह बॉडी में से निकाल कर एक मशीन जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी मशीन, डन, या तो हम उस आर्टिफिशियल किडनी मशीन से उसको साफ करवा लेते हैं, या फिर हमारे पास एक और तरीका है कि एब्डोमेन, मतलब पेट जो है, पेट के अंदर से भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम उसके ब्लड को साफ कर लें। तो एब्डोमेन से भी साफ हो सकता है, और उसके ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी मशीन में से गुजार कर भी हम उसको साफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि डायलिसिस क्लीन्स द ब्लड, डायलिसिस क्लीन्स द ब्लड। लो जनाब, डायलिसिस के दौरान हम क्या क्या रिमूव करते हैं? द वेस्ट, स्पेशली यूरिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द डायलिसिस ट्रीटमेंट, डन। सेम उसी तरह, सेम वो फंक्शन करेगा डायलिसिस विच इज डन बाय द हेल्दी किडनीज। जो उसकी किडनीज खराब होने से पहले जो ऑर्गेनिजम्स, जो किडनीज जो काम करती हैं, वही काम हम आर्टिफिशियली करा लेंगे। तो मेरा बच्चा, देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। एक वो जिसमें से ब्लड को निकाल कर किडनी डायलिसिस मशीन के जरिए साफ कराया जाए, तो जिसको आर्टिफिशियल किडनी मशीन से साफ करवाया जाए वो है हीमोडायलिसिस। और जिसमें आप एब्डोमेन के जरिए साफ कर लेते हो, एब्डोमेन में क्या होता है, उसके जरिए अगर हम साफ कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा डायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस, डन जनाब। तो इसकी अब टू टाइप्स हैं बेटा, और वो टू टाइप्स अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट टाइप इज हीमोडायलिसिस। फर्स्ट टाइप इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेटा वो तरीका है जिसके जरिए हम पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, उसको किडनी मशीन में डालेंगे। किडनी मशीन कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा। किडनी मशीन एक डब्बा है, उस डब्बे के दरमियान में एक मेम्ब्रेन है। अब डब्बे के दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, तो एक तरफ पेशेंट का ब्लड है
तो दूसरी तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड है। डायलाइजिंग फ्लूइड वो फ्लूइड है जो बड़े आराम से अपने अंदर यूरिया को डिसॉल्व कर लेगा, वाटर खींच लेगा और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को खींच कर वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल लेगा। तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स उस मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन के जरिए निकलकर ब्लड में से निकलकर किस में चले जाएंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड में। किसमें मेरा बच्चा? डायलाइजिंग फ्लूइड में। डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो पॉइंट 1, व्हाट इज हीमोडायलिसिस? इट मींस क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को क्लीन करने को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन। ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन से, which contains a dialyzer। ये डायलाइजर क्या है? तो डायलाइजर की डेफिनेशन ये इस टॉपिक के एंड वाले पैराग्राफ में है, तो मैं जरा पहले वो पढ़ने लगा हूं। डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द किडनी। बेटा वो किडनी के प्रिंसिपल पर काम करती है, जिस तरह ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन में से ब्लड में से चीजें फिल्टर होकर तो किस में चली गई थी? बोमैन्स कैप्सूल में। फिर बोमैन्स कैप्सूल ने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर ली थी और इन दी एंड यूरिन बना दिया था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थे। तो डायलाइजर एक किडनी मशीन है जो कि किडनी के प्रिंसिपल पर काम करती है। और ये करती क्या है मशीन? इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो ये डेफिनेशन थी डायलाइजर की, जो कि टॉपिक के एंड में दी हुई है, तो हमने पहले पढ़ ली है। जनाब अली, कंटेन्स अ डायलाइजर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है ये डायलाइजर। जैसा कि अभी मैंने अपने बच्चों को बताया कि डायलाइजर हैज 2 स्पेसेस। डायलाइजर की 2 स्पेसेस हैं। डायलाइजर की 2 स्पेसेस हैं। अच्छा जी, तो डायलाइजर हैज 2 स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। एक थिन मेम्ब्रेन ने डायलाइजर को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो ब्लड पासेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जबकि दूसरी साइड पर कौन है? डायलाइसिस फ्लूइड है ऑन दी अदर। दूसरी साइड पे क्या है? डायलाइसिस फ्लूइड। The waste and the excess water passes from the blood through the membrane into the dialysis fluid, और मेम्ब्रेन से गुजरकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। किसमें चला जाता है बेटा? डायलिसिस फ्लूइड में। अच्छा भाई, अब अगला आया पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस बेटा बड़ा ही आसान। मेरा बच्चा, अगर मैं अपने पेट पर, एब्डोमेन पर, अपने पेट पर कट लगाने की कोशिश करूं, तो चलो जी, सबसे पहले मैंने टी शर्ट पीछे की, तो टी शर्ट पीछे करके अब स्किन आ गई है, तो स्किन पर मैंने इंसिजन लगाया है। स्किन पीछे हटी तो चर्बी आ गई। अब मैं उस चर्बी को हटा रहा हूँ, उसमें कट लगाई जा रहा हूँ, कट लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ। बहुत देर लग गई मुझे, क्योंकि मेरे पेट पे जबरदस्त किस्म की चर्बी। खैर जनाब, जब मैंने चर्बी को हटा लिया, जब मैंने चर्बी को पूरे का पूरा हटा लिया, तो बेटा चर्बी के अंदर नीचे मसल्स निकले। क्या निकले पुत्र? मसल्स। अब जब मैं मसल्स को काटूंगा, जब मैं मसल्स को काटूंगा तो बेटा एक मेम्ब्रेन मिली। मैंने उस मेम्ब्रेन को बोला, कौन है तू? कहने लगी, मेरा नाम है पेरिफेरल पेरिटोनियम। पेरिफेरल पेरिटोनियम। मैं कहा तेरा काम क्या है? कहने लगी, पगले, इंटरनल ऑर्गन्स, तेरे एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स हैं और इस मसल्स की तह के दरमियान मैं पड़ी हुई हूँ, पेरिफेरल पेरिटोनियम। मैं कहा चल फिर पीछे हट, मुझे ना अंदर ऑर्गन तक जाना है।
मैंने पेरिफेरल पेरिटोनियम को काटा, अंदर से पुत्र ब्लीडिंग हुई, क्योंकि पेरिफेरल पेरिटोनियम के अंदर की जानिब जबरदस्त किस्म की ब्लड की कैपिलरीज थी। खैर मैंने पेरिफेरल पेरिटोनियम को जब काटा तो एक और मेम्ब्रेन निकल आई। मैं कहा तू कौन है? कहती है मैं विसरल पेरिटोनियम हूं। मैं कहा विसरल पेरिटोनियम, तेरा क्या काम है? कहने लगी, कहती पगले, पेरिफेरल पेरिटोनियम ने मसल्स को कवर किया हुआ था ना, तो मैं हूं विसरल पेरिटोनियम, मैंने अंदर के ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने विसरल को काटा पुत्र, अंदर से मेरी आंतें बाहर आ गई, यानी कि मेरी आंतें नजर आना शुरू हो गई। तो दोबारा सुन लें, स्किन, स्किन के नीचे फैट्स, फैट्स के नीचे वो मसल्स, मसल्स के नीचे पुत्र पेरिफेरल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम को मिलाकर पेरिटोनियम कहते हैं। इन दोनों डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, उस स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, उस स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी। तो मुझे आइडिया मिल गया। मैंने जाकर एक डॉक्टर को बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर हम स्किन के नीचे जाएं तो चर्बी, चर्बी के नीचे जाएं मसल्स, मसल्स के नीचे जाएं तो सर पेरिफेरल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के दरमियान स्पेस है सर, उसको पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं सर। अगर हम डायलाइजिंग फ्लूइड को उस कैविटी में इंजेक्ट कर दें, अगर हम डायलाइजिंग फ्लूइड को उस कैविटी में इंजेक्ट कर दें, तो मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल और विसरल पेरिटोनियम्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं बेटा ब्लड की कैपिलरीज से, इसीलिए ब्लीडिंग भी हुई थी। जब मैंने कट लगाया था तो पता ये लगा कि जनाब वो डॉक्टर ने कहा कि आपको नहीं पता। मैं कहा जी क्या? कहने लगा हम पेरिटोनियल डायलिसिस इसी मेथड से करते हैं। मैं कहा अच्छा, वो क्या होता है? कहने लगा दिस मेथड वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा है हीमोडायलिसिस का, कि हमने ब्लड की क्लींजिंग करनी है, लेकिन इसमें हम एब्डोमेन के अंदर मौजूद पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से क्लींजिंग कर लेंगे। व्हाट इज पेरिटोनियल कैविटी? मैंने आपको बता दिया, इट इज द स्पेस बिटवीन पेरिफेरल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। Peripheral peritoneum which covers the body wall and visceral peritoneum which covers the internal organs in the abdomen. Lined by thin epithelium, और ये जो कैविटी है इसमें पेरिफेरल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम बड़ी थिन है, और इन दोनों को मिलाकर हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल कैविटी है। मेरा बच्चा, हम क्या करेंगे, इस पेरिटोनियल कैविटी में हम फिल कर देंगे डायलिसिस फ्लूइड। हम एक इंजेक्शन के जरिए अंदर भेज देंगे। उस एपरेटस का नाम होता है कैथेटर। कैथेटर के जरिए हम डायलाइजिंग फ्लूइड पेशेंट के उसकी नीडल को घुसाएंगे, उसकी स्किन, मसल्स और स्किन, चर्बी, मसल्स, पेरिफेरल पेरिटोनियम के अंदर जाकर पेरिफेरल और विसरल पेरिटोनियम के दरमियान में पेरिटोनियल कैविटी में हम उसको इंजेक्ट कर देंगे थ्रू अ कैथेटर। थ्रू अ कैथेटर क्या होगा? एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, डोंट डू दिस प्लीज, रिमूव इट। ये आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है अगर आपने लाइव लेक्चर को खराब करने की कोशिश की तो। जी बेटा, हेलो, अब मैं खुद कोशिश करूं। देखा आपने 3 मिनट मेरे वेस्ट कर दिए बेटा। वेरी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड फ्रॉम यू, वेरी बैड। ओके, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड में वो भर जाता है वेस्ट मटेरियल से और एक्सेस वाटर से, और फिर हम कैथेटर से उसको वापस बाहर निकाल लेंगे।
This process is repeated several times a day. आए हाय, जितनी दफा इंसान यूरिन करता है उसको उतनी दफा ही बेटा ये सफाई करानी पड़ती है, और बकायदा पैसे लगते हैं इसमें। डायलिसिस फ्लूइड बड़ा महंगा आता है। इसके अलावा घर पर फिर डॉक्टर या फिर एक नर्स परमानेंट रखनी पड़ती है। लो मेरे बच्चों, डायलाइजर की हमने डेफिनेशन शुरू में ही पढ़ ली थी, तो मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूं कि डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द किडनी works, that is removal of nitrogenous waste and excess water from the blood. Now beta ji, it is used after kidney failure, and dialysis is done again and again and again पुत्र, until matching donors kidney मिल जाए और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसमें, मरीज के अंदर। बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूरेमिया? व्हाट इज यूरेमिया? बच्चा जी, डायलिसिस में भी यूज एज ए टेम्परेरी मेजर। कहता डायलिसिस एक टेम्परेरी काम है, हम कब तक ब्लड की सफाइयां करते रहेंगे? तो बच्चों, इन हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर, हाई डिग्री की जब रीनल फेलियर हो जाए, गुर्दे बेकार हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। इट इज कॉल्ड एंड स्टेज रीनल डिजीज। इट इज कॉल्ड व्हाट? एंड स्टेज रीनल डिजीज। द डायलिसिस कैन नॉट बी डन, हेंस क्या होगा? द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द मैचिंग डोनर किडनी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। फिर एक ही ऑप्शन रह जाती, क्योंकि मैचिंग डोनर मिल जाए और उस बंदे की 2 सेहतमंद किडनियां हैं, तो उसमें से एक निकाल कर हम पेशेंट को लगा दें। अच्छा, ये किडनी जिंदा बंदे की भी हो सकती है और ये किडनी डिसीज्ड भी हो सकती है। डिसीज से मुराद के मरे हुए बंदे की भी हो सकती है, तो इट डिपेंड्स। तो पोस्टमार्टम में अक्सर यही कुछ होता है कि जो काम के ऑर्गन्स होते हैं उन्हें निकाल कर फ्रीज वगैरह कर लिया जाता है, तो खाली लाश को जाकर दफनाते हैं। तो जनाब, फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट, और इसके साथ ही हमारा एक्सक्रीशन का सारा पोर्शन फिनिश हुआ। तो यहां पर एक्सक्रीशन पुत्र जी एंड हो गई, और अब हम लोग पढ़ने लगे हैं पहले इस चैप्टर के 3 पोर्शन से। पहला पोर्शन था ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा पोर्शन था एक्सक्रीशन, और अब तीसरा पोर्शन हम पढ़ने लगे हैं थर्मो रेगुलेशन। ला जी, व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? पढ़ा हुआ हमने कि जब कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट करें ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आ गई जी टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल, मैं एसी में से निकलकर बाहर आया हूं, बाहर गर्मी है, हबस है, तो मेरा कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाएगा और पता लगेगा कि एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन आ चुकी। तो फिर बेटा इवेपोरेटिव कूलिंग, मुझे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, मेरी बॉडी हत्तल इम्कान कोशिश करेगी कि वो ठंडी रहे। इसी तरह अगर मैं गर्मी में से निकलकर डायरेक्ट एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाऊं, तो उस एसी वाले कमरे में क्या होगा कि एसी वाले कमरे में जैसे ही मैं घुसूंगा तो अब मुझे सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी में कूलिंग सिस्टम्स ऑन थे, तो मेरी बॉडी में हीटिंग सिस्टम्स ऑन हो जाएंगे, और फिर वो एसी वाले कमरे में मेरी बॉडी को हीट अप करके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट रखेंगे। तो पुत्र, कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट इन ऑर्गेनिजम्स टू कोप अप, के मुकाबला कर सकें विद द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। बेटा जी, मैंने एक डॉक्टर से भी 2-3 दिन पहले मैं मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद ही नहीं आती। तो वो कहने लगे एसी का टेम्परेचर क्या रखा होता है आपने? मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 रखा होता है। तो कहने लगे अच्छा, रजाई लेके सोते हैं? मैं कहा गर्मियों में कौन रजाई लेता है? तो वो कहने लगे अल्लाह के बंदे, तुमने कमरा सर्दियों वाला बनाया हुआ है और नीयत गर्मियों वाली की हुई है, तो बेटा तुझे कोल्ड स्ट्रेस है। मैं कहा जी क्या मतलब? कहने लगे जब तुम ब्लैंकेट नहीं लोगे, कोई चादर नहीं ओढ़ोगे एसी वाले कमरे में, कोई रजाई नहीं लोगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स छूटेंगे जो इमरजेंसी में छूटते हैं,
और वो इमरजेंसी हार्मोन्स तुम्हारे अंदर एनर्जी बनाते रहेंगे सारी रात। और इमरजेंसी में कभी बंदे को नींद आई है? हुई, मैं समझ गया। मैं क्या डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, मुझे तो कोल्ड स्ट्रेस हुआ है। तो वो ही हुआ जनाब। वो फिर उस रात मैंने चादर लेकर अपने आप को गर्म करके सोया मैं तो मुझे अच्छी नींद आई। तो पता लगा कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं बेटा। तो टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स भी स्ट्रेस है, बकायदा स्ट्रेस है। हमेशा गर्मियों में अगर किसी बच्चे ने मुझे कहा है ना कि सर गर्मी बड़ी, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैंने उसका साथ दिया। मैं क्या, जा बेटा बाहर जाकर मुंह हाथ धोआ, वापस आकर बैठ जा, इजी हो जा अपने आप को जरा फेस वॉश करके अपने चेहरे पर थोड़ा पानी फेंको। बेटा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में इंसान किसी जोगा नहीं रहता। इंतहाई सर्दी भी हमें तंग करेगी और इंतहाई गर्मी भी हमें तंग करेगी, और बॉडी हत्तल इम्कान कोशिश करेगी कि कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए हम अपनी बॉडी के हीट को लूज ना होने दें या अपनी बॉडी के अंदर हीट को एंटर होने ना दें। और अगर किसी वजह से हीट हमारी बॉडी में एंटर हो गई है तो फिर ठीक है, फिर पसीना निकलेगा। जब पसीना सूखेगा वो हमारी बॉडी की हीट को लेकर इवेपोरेट होगा। अब हमारा टॉपिक है जी एडेप्टेशंस इन प्लांट्स क्या है। लो एंड हाई टेम्परेचर में प्लांट्स क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर का प्लांट्स को क्या खतरा है और लो टेम्परेचर का प्लांट को क्या खतरा है, और उस खतरे से निपटने का क्या तरीका है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं हाई टेम्परेचर प्लांट के साथ क्या करता है। तो सुनो पुत्र, हाई टेम्परेचर प्लांट के सेल्स के तमाम एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। हाय हाय हाय। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जब बात जाएगी बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर होंगे, बॉडी के एंजाइम्स तबाह हो जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर प्लांट के एंजाइम्स को डीनेचर कर सकता है एंड डैमेजेस द मेटाबॉलिज्म, उससे मेटाबॉलिज्म डैमेज हो सकता है। देयरफॉर इट कैन हार्म और किल द प्लांट। तो गर्मी प्लांट को नुकसान दे सकती है, डैमेज कर सकती है और प्लांट्स को मार सकती है। प्लांट सारा दिन इस गर्मी से बचने के लिए ट्रांसपायरेशन करते रहेंगे। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। वाटर ढेर सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेट होगा। तो पुत्र प्लांट सारा दिन ट्रांसपायरेशन करेंगे ताकि वो मैनेज कर सकें हाई टेम्परेचर को। लेकिन पुत्र जब बात 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ेगी और उस हॉट और ड्राई वेदर में जब प्लांट्स को पता लगेगा कि अब हमारे पास वो अपना पानी भी नहीं बचा, तो दे विल कॉज व्हाट। अच्छा, उससे क्या होगा कि वाटर डेफिशिएंसी पर पुत्र, वाटर डेफिशिएंसी पर वो अपने स्टोमेटा भी क्लोज कर लेंगे कि अब पानी मजीद हमने लूज नहीं करना। और इस तरह वो बेचारा स्टोमेटा क्लोज करके उस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर को कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा होता है। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट आ रहा है, हीट शॉक प्रोटीन्स क्या है। मोस्ट प्लांट्स हैव adapted to survive the heat stress as plants temperature regions face the stress of 40 degree centigrade and above। जैसे ही मेरा बच्चा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर गया, प्लांट के सेल्स अपने अंदर स्पेशल प्रोटीन्स बना लेंगे लार्ज क्वांटिटीज में। उन प्रोटीन्स को कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट शॉक प्रोटीन्स। पुत्र जी, दीज प्रोटीन्स एम्ब्रेस एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को घेर लेते हैं और दूसरी प्रोटीन्स को घेर लेते हैं और सुपरमैन की तरह सारी गर्मी अपने ऊपर सह लेंगे। लेकिन अपने से अंदर मौजूद जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जिनको इन्होंने घेरा है
उन्हें हेल्प करेंगे टू प्रिवेंट डीनेचरेशन, उनकी डीनेचरेशन होने नहीं देंगे। तो ये थी हीट शॉक प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स और दूसरी प्रोटीन्स को एम्ब्रेस मतलब होल्ड कर लेती हैं, उन्हें पकड़ लेती हैं और उन्हें डीनेचर होने से बचाती हैं। भाई सर्दियों का क्या खौफ है भी प्लांट्स को? तो मेरा बच्चा पहला खौफ ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल्स की लिपिड बाइलेयर की बनी है, और लिपिड आपको पता है बेटा, जिस तरह घी हमारे किचन में पड़ा बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, इसी तरह इन्हें ये खौफ है कि हमारी लिपिड बाइलेयर के अंदर लिपिड्स की कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो कंसंट्रेशन कह रहा हूं, क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए। In low temperatures, the fluidity of the cell membrane is altered. उसमें तब्दीलियां आती हैं। Why? Because lipids of the membrane becomes locked into crystalline structures. और जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगी तो ना तो कोई चीज सेल के अंदर आ रही है ना सेल से बाहर जा रही है, which affects the transport of the solutes. Transport of the solutes. The structure of the membrane proteins is also affected. तो बेटा लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन्स ठुकी हुई हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, वो भी इफेक्टेड हो गई। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस कैसे? बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर सैचुरेटेड फैट्स की जगह किसको लाते रहेंगे? अनसैचुरेटेड फैट्स को। जिस तरह हम ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं जी, ऑयल्स जमते नहीं है तो ऑयल इस्तेमाल करो, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेना शुरू कर देंगे, which helps the membrane to maintain structure at low temperature, और वो अपनी फ्लूडिटी कायम रखे by preventing crystal formation, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो फैट्स हैं वो जमते नहीं है। अब मेरा बच्चा, this adaptation requires time, तो इस एडेप्टेशन में बड़ा वक्त दरकार है, बहुत वक्त। तो किसी वक्त होता नहीं एकदम सर्दी आ जाती है। तो बेटा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अगर कभी रैपिड चिलिंग हो जाए, अगर एकदम सर्दी आ जाए, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा? वो प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी की सारी सॉलिडिफाई हो जाएंगी, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगी कंडीशन। तो लेकिन अगर ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर आ रहा है तो वो संभाल लेंगे। तो बेटा रैपिड चिलिंग को वो नहीं संभाल सकते, लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में सर्दी बढ़ रही है तो फिर वो अपने आप को कुछ संभाल लेते हैं सर्दी आने तक। अच्छा भाई, अब एक दूसरा नुकसान सुने पुत्र। आपको पता है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पानी भी फ्रीज हो जाएगा। तो पुत्र इनके साइटोप्लाज्म के अंदर आइस की क्रिस्टल्स बन सकती हैं। हाय 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 हाय। अच्छा अब सुनो, सेल्स के दरमियान भी पानी होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। तो पुत्र इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी अगर पानी मौजूद है तो वो पानी भी क्रिस्टलाइज हो सकता है, वो पानी भी बर्फ बन सकती है। द कन्फाइनमेंट ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड द सेल, चलो सेल्स के इर्द गिर्द हो जाए, उसका हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पुत्र 1 मिनट से कम टाइम बचा है, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो हम इसी से कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना 2 ही पॉइंट्स रह गए, मुझे ये बता देने चाहिए। एंड प्लांट सर्वाइव, however formation of ice crystals within the protoplasm, अगर साइटोप्लाज्म में ये आइस क्रिस्टल्स बन गई, परफोरेट्स, पुत्र ये सुराख बना देंगे इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स एंड किलिंग द सेल्स। सेल्स की किलिंग हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है, मैं जल्दी से पढ़ लूं। द प्लांट्स नेटिव, जो कि रहते हैं किसमें? कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, जैसे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ओक्स,